कि एक फ्लाइट जो कि काठमांडू से पोखरा नेपाल के अंदर ही जा रही थी वो अचानक क्रैश हो जाती है लैंडिंग से कुछ सेकंड्स पहले, और उसके अंदर सवार लगभग 68 यात्री जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त है, जो सवार यात्री थे वो सब की सब क्रैश के अंदर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस पूरी घटना का चीनी कनेक्शन क्या है यह आज के सेशन में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह घटना क्या है यह भी बताएंगे, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि नेपाल में आफ्टर ऑल ऐसा है क्या कि यहां पर 30 सालों में 28 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। नेपाल में आफ्टर ऑल ऐसा है क्या जिसके चलते नेपाल की फ्लाइट्स को यूरोपियन यूनियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज में अलाउड नहीं किया जाता है, यानी कि ये फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। नेपाल की फ्लाइट्स में ऐसा है क्या कि कमर्शियल पायलट्स यहां जाकर काम करने से इनकार करते हैं। आदि सभी बातों का आज के इस सेशन में आपके साथ जिक्र किया जाएगा, तो आप जल्दी से इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथी, इस समय आप अपने द्वारा कुछ अखबारों की कटिंग्स के माध्यम से पढ़ और देख पा रहे होंगे कि नेपाल के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, किसी के भी जिंदा बचे होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा अधिकारियों ने कह दिया है। नेपाल के अंदर जो पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका मात्र 2 वीक पहले इनॉग्रेशन हुआ है, न्यू ईयर के दिन जो एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले फ्लाइट जो है वो क्रैश कर जाती है। यह अपने आप में बहुत सारी बातों की तरफ इशारा करता है। लगभग 68 लोग मारे जा चुके हैं, और अगर मारे जाए हुए लोगों की बातें की जाए तो नेपाल में यह क्रैश 30 सालों का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दुनिया के देशों के द्वारा मृतकों के साथ संवेदनाएं साझा की गई हैं। साथियों, कुछ तस्वीरें यहां की बाहर निकलकर आई। उन तस्वीरों में यह प्लेन एक खाई के अंदर एक नदी के किनारे पड़ा हुआ इस प्रकार से दिखाई दिया। लोग यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है कि इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ वो आग का गोला बनकर के फट गया, आग का गोला जैसा फटा हुआ दिखाई दिया। साथियों, एक वीडियो जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल है, और उस वीडियो के अंदर जो जानकारी है, जो वीडियो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए उसे देखकर शायद आप भी सहम जाएं कि जीवन के अंदर कितना कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक फ्लाइट में बैठा हुआ है, एज यूजुअल जिस तरह से प्रवृत्ति होती है जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, विंडो सीट लेना चाहते हैं, विंडो सीट के माध्यम से जब लैंडिंग हो रही होती है तब लैंडिंग का वीडियो व्यू बनाते हैं। यहां पर ये जो जनाब बैठे हुए हैं, ये एक इंडियन है जो कि अब इस धरती पर नहीं रहे। ये उस समय फेसबुक पर लाइव थे अपने दोस्तों को फेसबुक के माध्यम से, जब लैंडिंग आने वाली होती है उस समय इंटरनेट आ जाता है, असल में मोबाइल इंटरनेट कैच कर लेता है, लैंडिंग से कुछ 1 किलोमीटर ऊपर से इंटरनेट आना शुरू हो जाता है। किलोमीटर तो नहीं, कुछ 1 मीटर ऊपर से इंटरनेट पर वो आना शुरू हो जाता है। ये दर्शाता है कि फ्लाइट के अंदर नेट आ चुका था, यानी इतना नजदीक थी, लैंडिंग के इतना करीब थी फ्लाइट। अब आप उस वीडियो को देखिए, ये व्यक्ति है जो वीडियो बना रहा है, और ये वीडियो बनाते समय अपने खिड़की से नीचे का दृश्य दिखा रहा है। ये पोखरा के नीचे का दृश्य है, यानी नेपाल का दृश्य है। ये दिखा रहा है कि कहां लैंड होना है। ये अपने साथ बैठे हुए सहयात्रियों को, ये विमान के अंदर की तस्वीर है, विमान के अंदर से देखी गई तस्वीर है। हालांकि मैं इस तस्वीर की सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई है, फेसबुक के माध्यम से ये तस्वीर आई है। अब ये जो व्यक्ति है, ये बैठा हुआ इसके अंदर ये अपनी तस्वीरें दिखाता है, साथ में अंदर का दृश्य दिखाता है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है, और कुछ देर बाद दिखाई पड़ती है तो केवल आग की लपटें। ये सब लाइव हो रहा है, यानी कि व्हाट्स फेसबुक पर लोग लाइव देख रहे हैं। ये अपने आसपास बैठे हुए यात्रियों को तस्वीर के माध्यम से दिखाता है, और आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, अचानक आपको जो तस्वीरों में दिखाई देगा वो केवल आग की लपटें हैं। इनमें से कोई भी अब नहीं बचा है। ये देखने के बाद एक बार के लिए मतलब अंदर ही अंदर सदमा सा बैठ गया कि यार जीवन में क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता है। हम सब सोच रहे हैं कि हम जीवन में कुछ होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी वो ये थी कि यहां पर जो फ्लाइट है जिस जगह गिरी, पोखरा के अंदर जहां गिरी, वहां पर ये आग का गोला बनकर के फट गई। यहां पर एक भी व्यक्ति के जीवित बचे होने की संभावना 0 के बराबर बताई गई कि नहीं, अब कोई संभावना नहीं है कि कोई व्यक्ति यहां पर जीवित बचा हो। ये सारी तस्वीरें जब आ रही थी, हर कोई अपनों की फिक्र में था। यहां पर कुछ इंडियंस की जान भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गई है। साथियों, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आप और हम जब इस तरह की घटनाएं देख रहे होते हैं, तो एक मन के अंदर डर सा बैठ जाता है कि यार फ्लाइट सुरक्षित भी होती हैं या नहीं। आपको पता है जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं ना, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बस से और ट्रेन से भी ऊपर के होते हैं। यानी जितनी रेट बस के एक्सीडेंट की है ना, उससे कम की एक्सीडेंट की रेट होती है फ्लाइट की। बस ये कि बस का एक्सीडेंट हुआ तो शायद आदमी बच जाए, फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो शायद ही आदमी बचे। और ये शायद ही आदमी बचे, इस कहानी को याद रखना, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें फ्लाइट क्रैश होने के बाद कुछ लोग बचे, उनके ऊपर फिल्म बनी, उनके ऊपर किताबें लिखी गई। मैं बताऊंगा अभी आपको एक ऐसी ही घटना, लेकिन इससे पहले आप एक बार के लिए ये चीज जान लीजिए। साथियों, ये नेपाल का मैप है। नेपाल के मैप में पोखरा आपको यहां पर बिल्कुल सेंट्रल नेपाल के अंदर दिखाई दे रहा है। 68 पैसेंजर्स के मारे जाने की यहां पर खबर आ चुकी है। ये फ्लाइट काठमांडू से 10:33 पर उड़ी थी। 10:58 पर साथियों ये पोखरा के अंदर लैंड होनी थी। और इस फ्लाइट के अंदर क्या कारण रहे होंगे, अगर उनकी चर्चा की जाए तो बहुत से लोगों का कहना है कि जो काठमांडू वाला एरिया है या नेपाल वाला एरिया है, यहां का टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट प्रकार का है। हालांकि जो मैं वीडियो आपको शो कर रहा हूं ये पोखरा का नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लैंडिंग के दृश्य सामान्यतया देखे जाते हैं। तभी तो 30 सालों में 28 क्रैश नेपाल में हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां का टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट प्रकार का है। साथियों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये लुकला है। साथियों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये लुकला नामक एक एयरपोर्ट है नेपाल के अंदर, जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट लैंडिंग टेरेन माना जाता है, जिसके अंदर उतरने से पहले खाई है और उतरने के बाद खाई है। यानी कि फ्लाइट को उतारने के लिए भी अल्ट्रा ट्रेन्ड पायलट्स की जरूरत पड़ती है, और उतारने के बाद में इस फ्लाइट को टर्न कराना अगर कोई पायलट भूल जाए तो सीधा नीचे स्वाहा हो जाता है। ऐसी घटनाएं नेपाल के अंदर होती हैं। तभी तो नेपाल के अंदर बड़े विमान हादसों को अगर मैं आपके सामने एक पेज पर दिखाऊं तो ये नंबरिंग कम पड़ जाती है। 2010, 12, 18, 16, 22, 23 ये तमाम वो सीक्वेंस है जो दर्शाते हैं कि नेपाल में कैसी कैसी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं को 2019, 18, 2000 ये अब चाइना की कथा शुरू करते हैं। साथियों, इस घटना पर चाइना ने भी दुख व्यक्त किया है। तुम्हें करना चाहिए दुख व्यक्त। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, साथियों ये पोखरा जो एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट असल में चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप पूछेंगे अच्छा चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया तो दुख की बात है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कोइंसिडेंस है। चाइना के अंदर भी इतने सारे एयरपोर्ट चाइनीज कंपनियों ने बना रखे हैं, वहां तो हादसे नहीं होते। यही हादसे क्यों हुए? इसके पीछे की कहानियां बहुत सारे लोग बहुत सारे अखबार पत्रिकाओं में लिख रहे हैं। ना तो मैं इंजीनियर हूं ना मैं पत्रकार हूं, जो खबर कहीं लिखी गई वो मैंने आपको पढ़ाकर सुना दी। इवन ये तक लाइन जो है ना वो
मेरी नहीं है, क्योंकि दुर्घटना के बाद उठे जो सवाल है ये अखबारों की सुर्खियां हैं। क्या सुर्खियां हैं? कहा जा रहा है कि ये एयरपोर्ट का काम अभी पूरी तरह कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसका जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया, इसका मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट का निर्माण अभी पूरा नहीं था, इसका जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया था। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर लैंडिंग को लेकर के यानी कि टेक्निकल दिक्कत इसके यहां पर उतरने में आ सकती है, ऐसा पायलट्स का भी मत था, ऐसा मीडिया में आ रहा है। अभी तक कोई भी पायलट ने आकर के बाहर स्टेटमेंट नहीं दिया है, अब मीडिया है अपनी मर्जी से क्या कहती है वो हमने यहां लिख दिया है, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी में नहीं लिख सकता, कहीं से कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। पिछले साल अप्रैल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस एयरपोर्ट के निर्माण को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इस घटनाक्रम के, क्योंकि घटना रविवार की है, 1 जनवरी के दिन जब पुष्पकमल दहल प्रचंड यहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके इसे देश को समर्पित किया था। यानी यह एयरपोर्ट अभी 1 तारीख के दिन ही नेपाल को समर्पित हुआ है। बनाया किसने है? चाइना ने बनाया है, चाइनीज असिस्टेंस से यह बनकर तैयार हुआ है, जिसे लेकर चाइना में पहले भी खूब विरोध हुआ है। यानी कि यह एयरपोर्ट अपने आप में ना जाने कितने नेपालियों की बद्दुआओं से बनकर तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे कर दी ना आपने वही वाली बातें, अंधविश्वास वाली बातें, बद्दुआओं से मिलकर बना हुआ है। आप ये भी कह दो मलमास में बना है इसलिए इस पर दिक्कत हो गई, मलमास में इनॉग्रेशन हुआ है इसलिए दिक्कत हो गई, 1 जनवरी को इनॉग्रेशन। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर लेकर राजनीति क्या है इस एयरपोर्ट को, वो भी जान लीजिए। असल में कहानी यह है कि चाइनीज असिस्टेंस से बना हुआ जो ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को चाइना कहता है कि हमने इसे नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बनाया है। साथियों, पोखरा एक तरीके से प्लेनर एरिया की शुरुआत समझी जा सकती है, यानी कि एवरेस्ट की या फिर पहाड़ियों की शुरुआत समझी जा सकती है कि यहां से आगे अब पहाड़ियों की यात्रा शुरू होगी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के रखा था, लेकिन ये जो पोखरा एयरपोर्ट है इसका तो चाइना ने नेपाल के साथ डीलिंग 2012 में ही कर लिया था। तब तक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ही नहीं। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने नेपाल को गिफ्ट दिया है? बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आइए मैं आपको तो ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट है 31 दिसंबर के, जिस दिन एक दिन बाद में नेपाल के अंदर पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। स्पोक पर्सन चाइनीज एम्बेसी के नेपाल में लिखते हैं, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी हेल्ड एट 11 AM टुमारो। दिस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइना नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वार्मली कांग्रेचुलेट नेपाली गवर्नमेंट एंड नेपालीज पीपल। यानी नेपाल और चीन के बीआरआई कॉर्पोरेशन का ये फ्लैगशिप पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात है, यानी आपने नेपाल चाइना का इसको बीआरआई प्रोजेक्ट बता दिया। आप जहां देख रहे हो वहां पर बीआरआई प्रोजेक्ट लिख दे रहे हो, लेकिन जनाब क्या किसी को यह बताओगे कि आपने बेवकूफ बना दिया? बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, नेपाल की एक मैगजीन है जिसका नाम है FR द फास्ट, इसने कहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि असल मायने में चीन ने नेपाल को कर्ज देकर के इस पोर्ट को बनाया है, लेकिन नेपाल की मजबूरी है कि वो लोगों के सामने यह भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हमने इसे कर्ज लेकर बनाया है। ये तो आप जानते होंगे कि नेपाल चाइना जब भी किसी को कर्ज देता है वो किसी को यह नहीं बताता कि हमने कितनी परसेंटेज ब्याज पर कर्ज दिया है और कितना कर्ज दिया है। ये तो FR द फास्ट ने कुछ पत्र अंदर से बाहर निकाल लिए और उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि चीन के अंदर जो एक्सपोर्ट बैंक है, यानी चाइना की जो एक्सिम बैंक है, उसके द्वारा नेपाल को लोन दिया गया था। कितना लोन दिया गया था? तो 22 बिलियन रुपीस का लोन दिया गया था, नेपाली रुपया। ठीक है, कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। कितना परसेंटेज ब्याज पे? 2.75% ब्याज पे। ध्यान से समझना, यह जानकारी कभी भी बाहर नहीं देता है चाइना कि कितना परसेंटेज ब्याज पे कर्जा दिया गया है। आप कहेंगे जी बहुत सस्ता मिल गया, 2.75% होता है क्या? ये तो हमको मिल जाए तो हम ले ले। भाई साहब, आपको आफ्टर ऑल नेपाल में उड़ान भरना इतना मुश्किल और खतरनाक क्यों है? देखिए, अगर दुनिया के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बात माने 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के अंदर खतरनाक भौगोलिक स्थिति पायलटों के सामने बड़ी चुनौती पेश करती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 ऊंचे पर्वत इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर के ऊपर एक सकरी घाटी में स्थित है, जिसका नाम लुकला है। ये वो लुकला एयरपोर्ट है। आप इससे अंदाजा लगाइए नेपाल के अंदर जो टेरेन है वो कितनी बड़ी समस्या रखता है। आप देखिए, दुनिया के सबसे कठिन एयरपोर्ट में शामिल है लुकला एयरपोर्ट। आप इस विमान के नीचे लगे कैमरे से देखिए, ये तो चल रही है खाई के नीचे, खाई के ऊपर उड़ता हुआ यह विमान जा रहा है। और ये जिस एयर स्ट्रिप पर लैंड होगा ना, मैं कह रहा हूं अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो ना तो भी लैंडिंग शायद करने में गलती कर जाएं। अब भाई साहब, यहां पर ये लैंडिंग हो रही है। अब आप सामने नजर देखना इस जगह पर, यहां पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि अगेन सामने खाई है जहां लिखा हुआ है लुकला। अब ये फ्लाइट यहां से टर्न कर देगा भाई, ये देखो सामने खाई है, इसने इधर मोड़ करके इस फ्लाइट को बचा लिया। अब मैं आपको इस पर एक और घटना दिखाता हूं, शायद आपको वो याद आ जाए। ये लुकला तो ये रहा, मैं आपको एक घटना और दिखाता हूं। ये जो खराब मौसम की वजह से यहां पर दिक्कतें आती है, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूं। इसी लुकला एयरपोर्ट पर कैसे क्रैश हुआ था। कहते हैं नेपाल में क्रैश बहुत होते हैं। क्रैश होने के पीछे के बड़े कारणों में एक तो यहां के वो बहुत है, दूसरा यहां पर मौसम बहुत जल्दी खराब होता है। पहाड़ों के अंदर मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता है, कब एकदम क्लीन स्काई और कब एकदम बादल आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। फ्लाइट अभी तो एकदम साफ साफ चल रही है, अचानक पता चल रहा है धुंध आ गई, फ्लाइट अचानक हो गई। आपके सामने ये जो मैं आपको स्ट्रिप दिखा रहा हूं, आप इसे देखिए। ये स्ट्रिप लुकला पोर्ट की ही है, काठमांडू के नजदीक है। ये केवल उदाहरण के रूप में समझाने के लिए है, क्योंकि हर जगह के वीडियो अवेलेबल नहीं होते। नेपाल का हमें यही मिला, हमने ये यूज कर लिया। अब देखो, आपको ये फॉग दिख रही है, लुकला पे उतारना अपने आप में चैलेंज है। अब ऐसी स्थिति में देखो, यहां पर आपको सामने से ना एक फ्लाइट आती हुई दिख रही है। ये एयर स्ट्रिप है जिस पे इसको उतारना है। सामने फॉग हो चुका है, फ्लाइट देखना, ये आई ये आई ये आई ये आई गई, और ये इसका मलबा उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये यहां की दूसरी बड़ी दिक्कत है। तीसरी बड़ी दिक्कत क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, नेपाल में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी उनको लेकर काम तो है नहीं, तो बेहतर रडार की भी, क्योंकि भाई असल में क्या है, पूरी तरह से जैसे आपको मैंने थोड़े दिन पहले अमेरिका का मुद्दा बताया था कि अमेरिका के अंदर वो जो होता है ना नोटम देने वाला सिस्टम है, वो गड़बड़ा गया था। तो नेपाल के अंदर रडार की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है, ना यहाँ पर काबिल स्टाफ है। काबिल स्टाफ की कमी का अंदाजा इसलिए ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ पर मॉडर्न रडार सिस्टम तो है नहीं, और स्टाफ भी ऐसा है जो कम्युनिकेशन के चलते 28 देशों ने यहाँ पर उड़ान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इनकी जो एविएशन अथॉरिटी है ना, उस पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते आए हैं। अगर हम पायलट्स की बात माने तो सेफ्टी कल्चर इन नेपाल नॉट एडिक्वेट, नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कमर्शियल पायलट्स का कहना है। ये 16 जनवरी यानी आज की खबर है। खैर, आपके सामने जो भी थी घटना वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया।